छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रशांत सर भी जुड़े हुए हैं, अंशुल जैन साहब भी जुड़े हुए हैं दर्शकों के सवाल देने के लिए। पहला सवाल मिला है हमें ओमेश्वर नायक जी का। चंबल फर्टिलाइजर 491 रुपये के लिए हुए हैं। मानस सर ने कल 560 का टारगेट दिया था, वो हिट हो गया। अभी होल्ड करें या बुक कर लें प्रॉफिट? प्रशांत सर, चंबल फर्टिलाइजर सर क्या लग रहा है? अगर टारगेट हिट हुआ है तो पैसा बना लें, बुक कर लें अभी? ऑब्वियसली यस, ये मार्केट में आपको टारगेट हिट करना एक अच्छी खबर है। और लकीली आपको टारगेट के आसपास मिल भी रहा है और उसके आसपास ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ट्रेडर के हिसाब से तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए। बिकॉज अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक फिर से शायद 540 के आसपास ना आ जाए, तो इस हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया। पहला ही सवाल मज़ा आ गया कि किसी का टारगेट हिट हुआ है, वरना तो आजकल तो स्टॉप लॉस हिट और स्टॉप लॉस के नीचे भी ट्रिगर हो जाना, यही सारी कहानियां सुन रहे थे। और मज़े की बात यह है कि मुझे याद सा तो आ रहा था कि चंबल फर्टिलाइज़र का शेयर मैंने कल डिस्कस किया है, लेकिन ये नहीं पता था कि सेम दर्शक है और उनका टारगेट हिट हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत बहुत मुबारक सर, जल्दी हिट हो गया। निकलिए, टारगेट हिट होने के बाद ज़्यादा नहीं सोचना है। अगला सवाल मिला है हमें बिस्वाल साहिल जी का। ये पूछ रहे हैं सर, 160 रुपये के इरिडा लिए हुए हैं, 500 शेयर, 181 पास आउट। अब क्या करें? अंशुल जी, आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं इसको, क्या करना है सर? सर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट करेक्शन के मूड में आता हुआ दिख रहा है और आपको 20 रुपए मिल रहा है, तो एक बार निकल जाना चाहिए। या तो 185 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज कर ले तो री एंटर कर लेंगे, और अगर यहाँ से फिसला तो वापस आपको 160 रुपए के आसपास मिल जाएगा, वहां री एंटर कर लीजिएगा। तो 4-5 रुपए ऊपर की रिस्क है, या तो वो खो देंगे और 185 पे री एंटर कर लेंगे, या फिर 160 रुपए 20 रुपए नीचे मिल जाएगा। बेटर है कि एक बार बुक कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजीव जी पूछ रहे हैं कि सर राधे राधे, एनआईटी में ऊपर के प्राइस पर फंस गया हूं, लॉन्ग टर्म में 220 का टारगेट हिट हो जाएगा, बता दें। प्रशांत सर क्या करें? एनआईटी, ये बड़ा क्वेश्चन आ रहा है सर, रोज आ रहा है। एनआईटी में काफ़ी लोग फंस गए हैं ऊपर के लेवल्स पर। ऑब्वियसली यस सर, जिस तरीके से लास्ट सितंबर जनवरी से ही गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट वो लेवल पे आसपास लिए हुए हैं। अभी भी वैल्यूएशन वाइज बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। 40 पी के आसपास चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी एक्सपेंसिव है, रिटर्न रेशियोज भी बहुत लो है, ऑलमोस्ट 5-6% के आसपास रिटर्न रेशियोज है, तो नॉट कंफर्टेबल। अगर ऑलरेडी फंस चुके हैं तो मुझे लगता है कि एक बार नो वेट, लेट मी सी द प्राइसेस, एक बार तो निकलना ही चाहिए सर। मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से यहाँ से और भी नीचे आने की कोशिश करेगा। आई थिंक द स्टॉक कैन गो डाउन टू 100 ऑल्सो, तो ओवरऑल एक बार एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, संदीप सरोहा जी पूछ रहे हैं सर, बिग फैन ऑफ अंशुल सर, बायोकॉन सा 225 आ गया है। 225 कहाँ आ गया बायोकॉन? 325 रहेगा। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ सर, बायोकॉन बिल्कुल 325 आ गया, लेकिन ये 225 लिख रहे हैं। एनीवेज 325 आ गया है। अभी अवॉइड, एवरेज करें या होल्ड करें या सेल करें सर? विजन है 2 साल का। अंशुल जी। सर फिलहाल के लिए देखिए, 400 के ऊपर इसको ब्रेकआउट देना था। दोनों बार तीनों बार ट्रेंड लाइन नेकलाइन के पास गया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और ब्रेकआउट ना देने की वजह ये थी कि मार्केट में भी बहुत शार्प करेक्शन आया था। तो इसका अभी फिलहाल का पहला टारगेट या सपोर्ट जिसको कहेंगे, टारगेट नहीं, 303 रुपए पे। 303 रुपए के आसपास आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, और जिसके बाद नहीं है वो फ्रेश बाइंग भी ट्राई कर सकता है। जी, बिट्टू जी बड़ा इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं कि अभी तक सर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स उन्होंने सुने होंगे पैनल में, और सभी कह रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप में से दूर रहें और रिकवरी लार्ज कैप में आएगी, और रिकवरी उल्टा मिड कैप स्मॉल कैप में आ गई, लार्ज कैप गिर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सर रेडिंगटन या यूपीएल में एंट्री कर सकता हूँ क्या? लेकिन बिट्टू जी, अभी शो की शुरुआत में ही अंशुल जी ने बोल दिया कि ये जो रिकवरी आई है मिड कैप स्मॉल कैप में, इसमें फंसना नहीं है, एक बार ये फिर नीचे आएंगे। तो अभी पहला आंसर तो आपका ब्रॉडर वेज में इंडेक्स पर मिल गया, लेकिन सर रेडिंगटन और इस पे मैं बात कर लेता हूँ यूपीएल पर। प्रशांत सर क्या राय है आपकी? यूपीएल पे मैं थोड़ा सा अभी भी अनकंफर्टेबल हूँ। ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। फ्रेश पोजीशन तो मैं यहाँ पे एडवाइज नहीं करूंगा ये लेवल पे, बट अगेन 600 या 550 के आसपास अगर स्टॉक आता है कोई भी रीजन से, रिजल्ट्स के हिसाब से हो या सेलिंग प्रेशर से हो, तो वहां पे मुझे पॉजिटिव लगता है लेने के लिए। बट रेडिंगटन आई थिंक वो भी स्टॉक भाग चुका है। आई थिंक रिसेंट मार्केट्स में आउट परफॉर्म कर चुका है। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर आ सकता है, मुझे लगता है वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन में दोनों में एडवाइज नहीं करूंगा, एटलीस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। जी,
एक सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है साईं प्रवीण जी का, JSW इंफ्रा पर पूछना चाह रहे हैं अंशुल जी। 229 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या गाइडेंस रहेगी सर आपकी? देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ चला है आज के सेशन में, और लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर में 250 तक ये स्टॉक बाउंस बैक में दे सकता है। वहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज और स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो भी है, तो 250 निकालना शॉर्ट टर्म में मुश्किल है। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिए हैं तो एक बार बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग तक 252 के ऊपर क्लोज कर गया, ये रिस्क आप लेने तैयार हैं, तो फिर आपको प्रोबेबली अगर खिंचा तो 50 डे मूविंग एवरेज 274 पे है, जो थोड़ा एक दो दिन में सरक के 271 तक आ सकता है। तो 270 रुपए तक जाने की 50% प्रोबेबिलिटी है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये स्टॉक नीचे फिसल जाएगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि 50-50 प्रोबेबिलिटी में आपको किस साइड बैठना है। आपकी जगह मैं होता, मैं आधा बुक करके आधा 270-271 के लिए प्ले करता। ठीक है। विपिन यादव जी पूछ रहे हैं KRN हीट एक्सचेंजर के 700 शेयर हैं, 850 रुपये के। प्रशांत सर, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या करें? आई थिंक अगेन अवॉइड ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी भी सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। वैल्यूएशन वाइज अगेन नॉट कंफर्टेबल ट्रेडिंग अबव 100 पी, और रिटर्न रेशियोज भी अच्छे ही हैं, बट मुझे लगता है वैल्यूएशन में जब से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ही कंटिन्यूस। स्टॉक 800 के भी नीचे आ सकता है, मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड कीजिए। लेट्स वेट फॉर अ गुड लेवल टू बाय। आई थिंक 700 या 650 के आसपास अगर कोई भी रीजन से स्टॉक आए, देन सोच सकते हैं कंपनी में क्या करना चाहिए। जी, विमल जैन साहब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सर आपकी गुड मॉर्निंग रोज़ मुझे मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अभी दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मैं ये ऐसी दुआ करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यशराज जी के नाम से एक आईडी है, उनकी सुपर चैट पर क्वेश्चन आया है। अंशुल जी, सीमेंस, ट्रेंट और हीरो मोटो ये पूछ रहे हैं कि कुछ आपको लगता है टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? एक एक करके ले लेते हैं सर। सीमेंस सर सीमेंस में टारगेट हमने दिया था 54.15 का, जब ये बॉक्स का हाई फेल्ड ब्रेकआउट था 7,900 पे, उसको एकदम स्लाइस थ्रू करते हुए नीचे निकल गया है। तो अगला टारगेट जो बनता है वो वीकली स्विंग लो जो है समवेयर अराउंड 45.52 है। तो बाउंस बैक जरूर दे सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे नॉन स्टॉप 3, 6, 9, 10वां हफ्ता है जहां गिर रहा है। तो एक दो हफ्ते की बाउंस बैक 5400 तक आ सकती है, बट उसके बाद वापस 4500 आते हुए दिख रहा है। जी, हीरो मोटोकॉप और ट्रेंट में सर क्या राय है आपकी? देखिए हीरो मोटोकॉर्प में भी अगेन हमारे जो पहले टारगेट्स थे 41-37 वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद पुल बैक दिया और डाउन मूव आ रही है, तो एक हल्का सा पुल बैक आपको समवेयर अराउंड 4000 तक मिल सकता है, बट 3577 का टारगेट फिलहाल खुलते हुए दिख रहा है। तो हीरो मोटो भी खराब लग रहा है मेरे को। ठीक है। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग सोनी जी। वेदांता सर 226 रुपये के लिए हुए हैं, और क्या करें? डिमर्जर से कुछ इफेक्ट होगा क्या शेयर को? प्रशांत सर, डिमर्जर की बात हो ही रही थी इनकी, और अब तो क्रेडिटर्स की भी नोट आई थिंक मिल गई है, तो क्या करना है सर? आई थिंक होल्ड ही करना चाहिए, बिकॉज शेयर होल्डर्स का जो अनलॉकिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत दिनों से चल रहा था। अभी अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डर का भी मिल चुका है, क्रेडिटर्स का भी मिल चुका है। मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, बट आपको इसको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए 400 के आसपास। आई थिंक अनदर 8 to 9% डाउनसाइड यहाँ पे हो सकता है कोई भी रीजन से। तो मुझे लगता है 400 का स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए, और जब भी ये रिकॉर्ड डेट और जब भी ये जो रेशियो से बाहर आएंगे, मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। एज ए लॉन्ग टर्म स्टोरी होल्ड ही रखना चाहिए। जी, रामकृष्ण शर्मा जी पूछ रहे हैं, अंशुल सर REC बाय किए हैं 503 रुपये के, क्या फ्यूचर है सर इसका? 2 महीने से ये गिरे ही जा रहा है लगातार। शर्मा साहब, एक क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैं ही दे देता हूँ सर। 2 महीने से REC नहीं, पूरी हिंदुस्तान के ज़्यादातर शेयर गिर रहे हैं। सब बता दीजिए अंशुल जी, क्या करें REC पर? देखिए इसमें नॉन स्टॉप 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हैं, और ये स्टॉक कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा है। आज का पुल बैक भी वहीं तक है 416। तो अगर ये 420 के ऊपर जाके क्लोज कर गया तो 50 डे मूविंग एवरेज 454 तक आ सकता है, बट इसका भी एक पुराना टारगेट 248 का पेंडिंग है। तो डाउन द लाइन 4-6 महीने जाते जाते ये 248 तक आते हुए दिखेगा। PSU में ये और PFC कम पिटे हैं, अभी लास्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये दो स्टॉक ज्यादा पिटेंगे। जी, एक हमारी दर्शक एक हमारे दर्शक हैं कमलेश जी, ये पूछ रहे हैं PC ज्वेलर। प्रशांत सर 30% का लॉस हो रहा है, ये पूछ रहे हैं कि लॉस बुक करें और टाटा स्टील में जाएं या इसमें बने रहें? सर PC ज्वेलर के रिजल्ट्स तो बहुत शानदार आए थे, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर था ये पिछले कई क्वार्टर में, और जहां पर कि इनका जो प्रॉफिट था
वो करीब मैं देख रहा था कि जो पीबीटी फ्रंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 148 करोड़ का प्रॉफिट आया। और पैट फ्रंट पे पिछला क्वार्टर ज़्यादा बेटर था, लेकिन इस क्वार्टर में भी 148 करोड़ का प्रॉफिट आया। सर, लगातार लॉस टू प्रॉफिट में कंपनी आई है पिछले 3 क्वार्टर से, शेयर मार्केट नहीं चला इसलिए गिर गया, इस ये पनिशमेंट मान लें या इस काउंटर से निकल जाएं और टाटा स्टील में चले जाएं? आई थिंक एक सेक्टर में निकल जाना चाहिए। मैं सेक्टर में नहीं बोल रहा हूँ, पीसी ज्वेलर्स में निकल जाना चाहिए, बिकॉज हाई रिस्क काउंटर है। थोड़ा मुझे यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन द कंपनी इंटरनली। तो ये कभी पता नहीं फिर से ये स्टॉक 4 रुपए 5 रुपए ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट में हो या कोई भी रीजन से हो, उसमें एग्जिट कर देना चाहिए। टाटा स्टील वुड बी ए बेटर स्टॉक अगेन। हमने जो ऑलरेडी शो पे बात कर रहे थे कि स्टील एज ए सेक्टर वेरी पॉजिटिव व्यू है, जिस तरीके से टैरिफ प्लान के हिसाब से हो, टैरिफ वॉर के हिसाब से हो, और जो ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो चल रहा है यूरोप का, मुझे लगता है कि स्टील एज ए सेक्टर विल बी हाईली इन डिमांड। मुझे लगता है कि टाटा स्टील हो या सेल हो, दोनों पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। जी, अंशुल जी आए और 2 सवाल नहीं आए, ये ऐसा हो नहीं सकता। एक तो एम्फेसिस, एक एडीएफ फूड। एम्फेसिस आ गया, एडीएफ फूड का मैं इंतजार कर रहा हूँ कौन भेजेगा। रोहिणी जी ने भेज दिया। अंशुल जी, एम्फेसिस सर वो बोल रही हैं कि थोड़ा लॉस हो रहा है, पुल बैक खत्म हो गया क्या इस शेयर पर, क्या कोई उम्मीद करें या नहीं करें? लग तो रहा है सर पुल बैक खत्म हो गया, जिस हिसाब से आज रिएक्शन दिया है और प्रीवियस डे लो तोड़ दिया है, तो यहाँ से एग्जिट कर लेना एक बेटर ऑप्शन है। किसी को रुकना है तो एक बार 2750 मिल सकता है, 25% चांस है, 75% चांस ये लग रहा है कि पुल बैक खत्म हो गया है। ये वापस से एक बार के लिए लॉन्ग लिक्विडेशन में यहाँ से कम 200-250 रुपये नीचे दे सकता है। जी, रितम जी का सवाल है, ऑटो सेक्टर के लिए ऑटो 20 खरीद सकते हैं क्या प्रशांत सर, या अभी वेट करें? आई थिंक वेट ही करना चाहिए। अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी ऑटो सेक्टर में जो टैरिफ वॉर के हिसाब से जो टैरिफ कम करने वाला है, कैसे सपोर्ट करेगा यूएस के इंपोर्ट्स के लिए। तो आई थिंक वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। एटलीस्ट अनदर 1 मंथ मुझे लगता है कि सब कुछ सेटल हो जाएगा अप्रैल के अंदर, मतलब मार्च एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। अगर बेस्ट इन बाय मुझे लग रहा है तो लगता है कि मुझे यहाँ पे टाटा मोटर्स लेना चाहिए। डाउन साइड प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, ऊपर से 40-45% गिर चुका है। 650 और 660 ये एक रेंज लगता है बेस्ट लेवल ऐड करने के लिए। जी, सुशील शर्मा जी पूछ रहे हैं अदानी पावर, अंशुल जी आपसे, कि 482 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें सर? देखिए अदानी पावर आपको होल्ड करना चाहिए। अदानी पावर यहाँ से एक फ्रेश अपमूव 495 तक आया था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। बट इवेंचुअली मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा समय रुक के अदानी ग्रुप में स्टॉक्स चलना चाहिए। तो अदानी पावर ब्रेकआउट बाई करना है तो 510 515 की रेंज निकलने का वेट कीजिए। प्रियमटिव बाई करना है तो यहाँ कर सकते हैं। मैं प्रियमटिव थोड़ा सा कम बाई करता हूँ। मैं ब्रेकआउट 510 निकल जाए तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ मेरे साथ बाकी लोग भी बाई कर रहे हैं। तब इस स्टॉक के लिए 589 का टारगेट अचीव करना काफी आसान हो जाएगा। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 510 का अलर्ट लगाइए, 510 के ऊपर बाई कीजिएगा। जी, पंकज मित्रा जी पूछ रहे हैं सर, टाइटन में 1 साल का विजन क्या रहेगा प्रशांत सर? आई थिंक पॉजिटिव ही होना चाहिए। आई थिंक गोल्ड एज ए बिजनेस प्लस एफएमसी अपना जो कंजम्पशन स्टोरी है आगे जाके जो आने वाला है फाइनेंशियल ईयर में, मुझे लगता है वो दोनों स्टोरी के हिसाब से टाइटन वुड बी बेस्ट पिक। अच्छा है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट नवंबर के लो के आसपास मिल रहा है मुझे। तो स्टॉक डाउनसाइड बहुत कम है, मतलब 100-150 रुपए का हो सकता है, बट ऑब्वियसली एवरी डिप पे खरीदना चाहिए एज ए 1 ईयर स्टोरी। जी, एक दर्शक लगातार चंबल फर्टिलाइज़र पर दोबारा पूछ रहे हैं सर, चंबल फर्टिलाइज़र डिस्कस हो चुका है, प्लीज़ वीडियो को पीछे स्क्रॉल करके देख लें। योगेश मोगर जी पूछ रहे हैं अंशुल जी, आई एम फैब और योर्स, एंड उनके पास सर वैप्सोल एनर्जी के कुछ शेयर हैं 1623 रुपये के, ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? सर मिड कैप स्मॉल कैप को आप ट्रेडिंग के लिए लेते हैं और फोर्सफुल इन्वेस्टिंग करते हैं तो फिर लास्ट में यही होता है कि ऑल टाइम हाई से उस 80-90% नीचे मिलते हैं और सालों वहीं पड़े रहते हैं। तो आज 20-30% लॉस में निकल जाना बेटर है, 2 साल 3 साल गंवा के 80% लॉस में डिस्ट्रेस सेलिंग करने की जगह। वेबसोल एनर्जी में एक पुल बैक मिल जाएगा आपको 1220, और अगर खिंचा तो 1280 तक। बट नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में या बीच बीच में पुल बैक देता रहेगा, बट इवेंचुअली इसकी नियति जो है वो 550 रुपये आने की है। तो 550 रुपये आते हुए दिख रहा है, बीच बीच में पुल बैक आते रहेंगे। तो सर आपको तो थोड़ा अंशुल जी ने अच्छा खासा उत्तर दे दिया है कि आपको कहाँ तक डरना है।
विश्वजीत जी का सवाल है बीईएल पर। सर 289 के लिए हुए हैं प्रशांत सर, इसमें क्या करें? आज ऑर्डर मिलने की भी खबर है। देखो इसमें भी छोटे मोटे अपसेट आते रहेंगे, बट वैल्यूएशन वाइज अभी भी बहुत कंसर्न हूँ। 40p के आसपास चल रहा है, ऑर्डर बुक्स बहुत अच्छे हैं, बट अभी एग्जीक्यूशन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एवरेज आउट करने की कोशिश करना चाहिए, बट नॉट एट दीज लेवल्स। एनीवेयर बिटवीन 240 230 के आसपास अगर आता है कोई भी रीजन से, तो वहां पे एवरेज आउट करना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट शॉर्ट टर्म में आपको मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं सत्य प्रकाश परिहार जी, वो पूछ रहे हैं आईटीआई के कुछ शेयर लिए हुए हैं 462 के रेट के, और मदरसन संवर्धना मदरसन के लिए हुए हैं 200 शेयर 195 के। क्या करूं, एडवाइस प्लीज। सर आईटीआई, अंशुल जी क्या लग रहा है आपको? सर आईटीआई वीकनेस है, प्राइस चार्ट में एक्सट्रीम वीकनेस है। केवल और केवल ये पुल बैक है, क्योंकि नॉन स्टॉप गिरा है लगभग लगभग हाई से। बिना किसी पुल बैक के ये स्टॉक गिरा है 60.5%। तो 50 डे मूविंग एवरेज इसका 320 पे है। वहां तक पुल बैक दे सकता है, चांसेस हैं वहां तक पुल बैक दे देगा, बट वहां से फिर जब नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव बनेगी तो बहुत आराम से 203 रुपए आ जाएगा। जी, प्रशांत सर संवर्धना मदरसन में क्या करना चाहिए? 195 के लिए हुए हैं। यस, जी आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए टाइम बिंग। अगर है तो एक बार जो भी लॉस है उसको एक बार बुक कर देना चाहिए। आई थिंक मोमेंटम बहुत वीक है अभी भी बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टुवर्ड्स द यूएस मार्केट अगेन। तो ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड है, रिटर्न रेशियोज भी कुछ खास नहीं है, और मोमेंटम भी बहुत कम है। मुझे लगता है कि Q4 के अर्निंग्स को वेट करना चाहिए। वहां पे तो थोड़ा सा अगर स्टेबिलिटी आ जाता है कंपनीज में, वॉल्यूम ग्रोथ में, टॉप लाइन में या बॉटम लाइन में, देन आपको सोचना चाहिए। टाइम बिंग तो अवॉइड ही। जी, अंशुल जी एक सवाल मेरा है, ये जो अब कुंभ चल रहा है और अब बिल्कुल लास्ट लेग में आ रहा है, 26 फेब को ख़त्म हो जाएगा सर, लेकिन जो भीड़ है प्रयागराज में, वो तो हम काफ़ी कुछ वीडियोस में देखते हैं, कुछ भीड़ का कुछ पार्ट आपके बनारस में भी जाता है सर? मतलब भीड़ बनारस में कैसी है, कितनी ज़्यादा है? सर अनम्यूट कर लीजिए, अंशुल जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। सर भीड़ का कुछ पार्ट नहीं, भीड़ का पूरा पार्ट प्रयागराज से निकल के बनारस आ रहा है, और बनारस से फिर अयोध्या जा रहा है। तो वो पूरा फुल सर्किल है। जो प्रयागराज आया है वो फिर बनारस आता है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है, और फिर यहाँ से राम मंदिर जाता है। तो इस समय बनारस में ये स्थिति है कि यहाँ से मेरा घर 3 किलोमीटर पड़ता है। कई बार 5 7 8 मिनट में 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। कई बार अगर सिग्नल पे फंस गए या वहां पे ट्रैफिक फंस गया तो फिर वो आधा घंटा लगेगा कि 45 मिनट लगेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो पिछले 1.5 महीने से मैं कार नहीं लेके आया हूँ, मैं टू व्हीलर से आ रहा हूँ कि गली गली घुस के कहीं से निकल जाएंगे। जी अब परसों की बात है, ट्यूसडे की बात है, संदीप जी का शो 8:30 बजे चालू हो गया, मैं 9 बजे पहुंचा। घर से मैं 8 बजे निकल गया। बिल्कुल सर, ये तो देखिए दिल्ली एनसीआर वालों को तो ये लाइफ जीने की आदत है, लेकिन हम तो किसी को टाइम देते हैं तो हम उसको टाइम लिमिट देते हैं। हम टाइम नहीं बोलते कि 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, हम बोलते कि 9 से 9:30 का टाइम रख लीजिए। 9 बजे हम कोशिश करेंगे, लेकिन 9:30 भी आप मतलब पेशेंस लूज मत करना। सर एक अंशुल जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक शेयर ना लिस्ट में आ रहा है, उसका नाम है बनारस होटल, और ये काउंटर जब से आपके यहाँ पर कुंभ शुरू हुआ है ना सर, ये 50% चल चुका है। ऑलमोस्ट 8,000 की रेंज में चल रहा था ये शेयर, अब 12,000 की रेंज में पहुंच चुका है। सर जरा देखिए इसका क्या, ये तो मैं मान गया कि जब भीड़ इतनी जा रही है तो होटल तो फुल होगा, ऑक्यूपेंसी लेवल फुल होगा, और वहाँ पर खूब मतलब लोग होंगे, तो एवरेज रेवेन्यू रेंट भी जो एवरेज रेंट होता है वो भी रूम रेंट वो काफ़ी बढ़ गया होगा। कैसे देखें सर इस काउंटर को? सर देखिए, काउंटर में 267 डेज का बेस ब्रेकआउट है 10,000 पे, जिसका टारगेट 15,000 के आसपास है। बट प्रॉब्लम ये है कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम ही 1,000 शेयर का है, तो लेना बेचना ही पॉसिबल नहीं है। और 463 करोड़ का फ्री फ्लोट है, 1,500 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब आप ले नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है उस स्टॉक में ज्यादा दिमाग लगाने का। बीएससी लिस्टेड ओनली है, 1,200 का एवरेज डेली वॉल्यूम है, वो भी जनवरी और फरवरी में बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, तब जाके ये 1,200 का एवरेज वॉल्यूम आया है। नहीं तो 300 400 शेयर का एवरेज वॉल्यूम था। तो हमारी लिस्ट में तो ये ऑलमोस्ट कभी आएगा ही नहीं स्टॉक, इतना कम वॉल्यूम है इसमें।
अच्छा अंशुली, कोई शेयर है बनारस वाला जो कि आपको लगता है कि कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी? क्योंकि शेयर मार्केट वाले तो अपने विंग्स ओपन रखते हैं ना कि अरे इतनी भीड़ आ रही है तो इस कंपनी को तो बड़ा फायदा मिलेगा, बनारस में इसका बड़ा अच्छा सेटअप है। कोई है कंपनी सर? सर ऐसा लिस्टेड कंपनी तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड चला है, लोग अपने घर के ग्राउंड फ्लोर तोड़ तोड़ के होम स्टेज बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो भीड़ है ये कुंभ तक सीमित नहीं रहेगी, ये आप पूरे 12 महीने चलेगी। मतलब इतनी अभी एक्सेस भीड़ है, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट इतनी कम नहीं हो जाएगी। मतलब आप प्री वो कॉरिडोर ओपनिंग के लेवल पे नहीं पहुंचे तो प्री कुंभ और जो कॉरिडोर ओपनिंग के बीच की जो भीड़ थी वहां पे रहेंगे। तो ये होम स्टे वाला कल्चर बनारस में बहुत बड़ा है। लोग जो 3-3 4-4 फ्लोर के जिनके घर थे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर उनने होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया और घर ऊपर शिफ्ट कर लिया है। तो ये छोटे जो होटल्स हैं और ये सब हैं, इनकी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये अनऑर्गेनाइज स्पेस अभी बहुत तेजी से बढ़ा है। धीरे धीरे करके जरूर ऑर्गेनाइज स्पेस बढ़ेगा। अभी हिल्टन ने अपनी होटल खोली है, ताज पहले से है, ताज एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उनकी भी हमेशा ऑक्यूपेंसी भरी रहती है, तो हो सकता है वहां पे कुछ हो जाए। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, रेडिसन भी है और बाकी भी हैं, तो इनको भी एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। हिल्टन ने जिस हिसाब से खोला है, मोस्ट लाइकली जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो भी एक्सपेंशन जरूर करेंगे ही। सर 200-500 रूम खोल भी देंगे तो कितना फ़र्क पड़ जाए ना, वहाँ तो लाखों में भीड़ जा रही है। लाख की कैपेसिटी चाहिए आपके जैसे शहरों में। इलाहाबाद की कुल पॉपुलेशन 17 लाख थी आई थिंक, और वहाँ पे लोग पहुँच गए करोड़ों में। कैसे, मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन हाँ सोचने पर ज़रूर विवश हो जाते हैं कि कैसे संभाल रहे होंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ज़बरदस्त। प्रशांत सर, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, और इंडिया का जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो एक सेगमेंट है वो बड़ा डेवलप हो गया, और ख़ास तौर से जो रिलीजियस जो टूरिज्म है वो बड़ा डेवलप हुआ है। आज आप कहीं भी जाइए, आप राजस्थान में खाटू श्याम जी जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाइए, आप वैष्णो देवी जाइए, कहीं भी हिंदू रिलीजियस पॉइंट पर जाइए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सर कोई लगता है कंपनी जो इसको बेनिफिट होने वाला है? आई थिंक टूरिज्म एज ए सेक्टर बहुत बेनिफिट होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा, टेम्पल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 लाख करोड़, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रहा है कि अगले 5 साल के जो भी इनके टर्म है वो शायद 10 लाख करोड़ के आसपास मुझे टेम्पल इकोनॉमिक्स चला जाए। तो ऑब्वियसली ये टूरिज्म एज ए सेक्टर, ये जो एयरलाइंस है वहां पे, या और जो आईआरसीटीसी है, अपना जो ट्रेन है सर्विसेज, वो दोनों सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत एग्रेसिवली मोमेंटम आना चाहिए। बिकॉज ये दो ही रीजन से, दो ही वे से ही आपको वहां पे जा सकते हो। और ऑब्वियसली मैंने देखा है रिसेंटली, बनारस का हो या वाराणसी का हो, रिटर्न टिकट 40,000 50,000 तक मुझे एक कंबाइंड डील के हिसाब से मिल रहा है। बहुत लोग मेरे ऑफिस भी जा चुके हैं 40,000 50,000 के रिटर्न टिकट एयर इंडिया के आसपास। मुझे लगता है कि एयर फेयर्स के हिसाब से इंडिगो, अगेन ट्रेन के हिसाब से आईआरसीटीसी, दिस विल बी द हाईएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस टूरिज्म फैक्टर्स। ठीक है प्रशांत सर, कोई और शेयर जो आपकी रडार पर हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? आई थिंक एनवीरो जो है, जो वाटर और वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में है, वहां पे मुझे लगता है कि स्टॉक्स अभी भी मोमेंटम में आना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से ऑर्डर बुक आए हुए हैं, जिस तरीके से Q3 अर्निंग्स उसके आए हुए हैं, तो मुझे लगता है Q4 अर्निंग्स आल्सो विल बी इन दी सिमिलर लाइन। तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक यहाँ पे लेना चाहिए। अगेन सेकंड स्टॉक मुझे लगता है कि फार्मा में एक स्टॉक है ऑर्चिड फार्मा। आप देखो लास्ट 3-4 दिन में जो बड़े बड़े दिग्गज फार्मा कंपनी है, वहां पे उनको यूएस एफडीए से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिले हैं, और दिस कंपनी इज द ओनली कंपनी विच हैज got zero observations in the current recently US FDA के नॉर्म्स। मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक शायद आज सर्किट पे खुला हुआ है। स्टॉक शायद मुझे 2-3 दिन के लिए मोमेंटम मुझे अच्छा लगता है, यहाँ से 100-150 रुपए का मोमेंटम आ सकता है। रिस्क भी ऐसे ही है बिकॉज द स्टॉक इज इनटू फार्मा एज ए सेक्टर। तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 824 के हिसाब से पकड़ेंगे तो 1100-1180 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्चिड फार्मा यहाँ पर सर की खरीदारी की राय, और एनवायरो इंफ्रा यहाँ पर खरीदारी की राय। 918 पर चल रहा है ऑर्किड फार्मा, और 240 पर चल रहा है एनवायरो इंफ्रा। यहाँ पर एनवायरो इंफ्रा पर 280 और 300 रुपये तक के टारगेट है, 220 रुपये का स्टॉप लॉस। तो एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा काउंटर है ऑर्चिड फार्मा, जहाँ पर कि 918 पर चल रहा है, 824, लगभग 100 रुपये नीचे के स्टॉप लॉसेज हैं। और टारगेट्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर करीब 150 रुपये ऊपर का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट तो और भी अच्छा है, करीब 200-250 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। तो एक अच्छा खासा अपसाइड इन दोनों काउंटर पर मिल जाएगा विद लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सर हमसे जुड़ने के लिए,
और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। दर्शकों के सवाल काफ़ी मिल रहे हैं और अंशुल जी आएँ और सवाल ना आएँ ऐसा हो नहीं सकता। शुभम जी पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग विवेक सर एंड अंशुल सर। गुड मॉर्निंग अंशुल जी। शुभम जी बलिया उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। इनके पास आलोक इंडस्ट्री है अंशुल जी, 24 रुपये के भाव के, पूछ रहे हैं वेट कर लूँ ना। और व्यू अंशुल जी आप सुन के खुश हो जाएंगे, बोल रहे हैं 25 साल। सर कोई दिक्कत नहीं है, व्यू अगर लंबा हो, क्योंकि 25 साल का व्यू लेना भी कोई वो नहीं है। जब भी मैनेजमेंट चेंज हो या इस तरीके से, मैं इसमें सिंपल सी चीज पकड़ के चल रहा हूँ, जिस दिन मुकेश अंबानी निकल गया उस दिन मैं भी निकल जाऊंगा इसमें से। मैं अपनी समझ से ज्यादा उनकी समझ पे भरोसा रखे हूँ, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म ना सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ अपने फैमिली के और फ्रेंड्स के और सबके पोर्टफोलियो में, इसलिए भी दिलवा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि वो आदमी मुझसे थोड़ा सा समझदार, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मुझसे थोड़ा सा ज्यादा समझदार है। तो जब उसकी समझ कहेगी कि आलोक इंडस्ट्री से निकलना है तो मैं भी निकल जाऊंगा। सर बिल्कुल समझदारी को लेकर मतलब हम कोई डाउट नहीं कर रहे कि किस में ज़्यादा किस में कम है, लेकिन बात यह है कि स्टॉक मार्केट में तो आप एक्सपर्ट हैं, जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा उनसे ज़्यादा जानते होंगे मे बी स्टॉक मार्केट में। लेकिन हाँ, वो धंधे के तो किंग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप किंग पर बैट लगा रहे हैं। तो सर आपने जो सवाल पूछा है उनका उसका उत्तर मिल गया होगा। जी अंशुल जी बताइए। तो शेयर बाजार के भी वही किंग है, किसी को याद ना हो तो कलकत्ता वाला जो बेयर ट्रैप धीरू भाई अंबानी ने उनको, रिलायंस जब शॉर्ट कर रहे थे, जब उनको शॉर्ट कवरिंग कराई थी, तो शेयर मार्केट के भी वही किंग है, वही एक्सपर्ट हैं। हम उनके सामने कहीं सर मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं सुनना चाहता था, वो आपने बोल दिया। चलिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रसन्नजीत साहा जी, देखिए मैं बोल रहा था ना एडीएफ फूड का सवाल आने वाला होगा। साहा साहब ने पूछ लिया, 342 रुपए के बाय कर रखे हैं सर, अब कौन सा लेवल आएगा? सर एडीएफ फूड में कल परसों के सेशन में बड़े वॉल्यूम से रिकवरी आई है, तो ये रिकवरी प्रोबेबली 50 डे मूविंग एवरेज तक जानी चाहिए थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ही फिसलने लगा, तो ये भी 20 डे मूविंग एवरेज से फिसल रहा है। बट जो वॉल्यूम है परसों का, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगा, और 50 डे मूविंग एवरेज 265 तक ये स्टॉक पुल बैक ले सकता है। उसके बाद जब नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव आएगी तो इस काउंटर में आपको आराम से 207 रुपए का जो पुराना लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट है, ये टेस्ट होते हुए दिखेगा। ठीक है। जियाबुल रहमान जी पूछ रहे हैं सर, BEML 4400 के लिए हैं, क्या करें? BEML सर इसके दोनों टारगेट लगभग कंप्लीट हो गए हैं, 3116 और 2661। बट 2661 से कोई रिएक्शन आया नहीं है, जबकि वीकली चार्ट पे इतना पिटा हुआ है कि इस पुल बैक में रिएक्शन आ जाना चाहिए। गलती से भी ये 2640 के नीचे जाके क्लोज कर जाए तो फिर अगला टारगेट खुलेगा 1891 का। तो ये स्टॉक में भी अभी बहुत एक्सेस ओनरशिप है रिटेल की, अभी निकले नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ये 1891 आते हुए दिख रहा है। बीच बीच में पुल बैक जरूर देगा, बट इवेंचुअली डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है। ठीक है। पुक फ्रेंड ड्यूट के नाम से एक आईडी बनी हुई है, बोल रहे हैं कि अंशुल जी आपका बड़ा फ़ैन हूँ। बजाज हिंदुस्तान शुगर सर 35 रुपये के एवरेज के हैं, और कृतिका वायर 13.25 रुपये के एवरेज के हैं। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्या करें, होल्ड करें या एवरेज कर लें? तो देखिए, एक सिल्वर लाइनिंग मैं आपको दे दे रहा हूँ, लेकिन इसके बेसिस पे आप जाके सारे शुगर शेयर बाई मत कर लीजिएगा। रॉ शुगर फ्यूचर्स जो कॉमेक्स नाइमेक्स वगैरह पे ट्रेड होते हैं, रॉ शुगर फ्यूचर्स काफी तेज हुए हैं, तो शुगर प्राइजेस भी मतलब ऑन दी अपसाइड चलनी चाहिए अगर इनको हम फॉलो करते हैं, जनरली इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। रॉ शुगर प्राइजेस अगर ऊपर गई हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे, तो धीरे धीरे उसका 1-2 महीने बाद इफेक्ट रिटेल प्राइजेस पे भी आना चाहिए। दूसरा, लगभग कल मैं कहीं पढ़ रहा था 4.5 या 5 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी भी घटी है शुगर की। तो एक तरफ प्रोडक्शन इंडिया की जी। प्रोडक्शन कैपेसिटी घट के, दूसरा फ्यूचर्स में प्राइजेस ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये डबल इम्पैक्ट डाल सकता है। और सामने होली का त्योहार भी खड़ा है, तो एक शुगर में स्पाइक आ सकती है शुगर प्राइजेस में, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सब के रिजल्ट पे आएगा। बट ये चीज याद रखिए, रिजल्ट हर क्वार्टर में आते हैं, हर 3 महीने में एक बार आते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जहां तक प्राइस की बात है, प्राइस चार्ट पे एक्सट्रीमली वीक है ये काउंटर, नॉन स्टॉप गिरा है पिछले 97 97 डेज में 54%।
तो अब ग्रॉसली ओवरसोल्ड है, पुल बैक बननी चाहिए और डीपर पुल बैक बननी चाहिए, जो बनेगी 27 रुपए 80 पैसे, 27 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो 27.5 आते आते अगर इन पॉजिटिव न्यूज फ्लोज का इम्पैक्ट मार्केट में दिखने लगा तो पुल बैक और एक्सटेंड करेगा, नहीं तो 27.5 पे पुल बैक खत्म हो जाएगा। तो 27.5 तो आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक खबर ली थी कि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की कीमतें 8% बढ़ी हैं। कारण है कि भारत का जो शुगर का प्रोडक्शन है वो कम तो हो ही रहा है, लेकिन जो इस साल का एस्टीमेट था वो 27 मिलियन टन का था, जिसको घटा के अब 26 मिलियन टन किया गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की सप्लाई और थोड़ी सी घटती हुई नज़र आ रही है। और थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे जो दूसरे भी देश हैं वहाँ पर भी शुगर का प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की सप्लाई को लेकर काफ़ी कुछ कंसर्न है, जिसकी वजह से कीमतें भाग रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा पर यशराज जी का। सर, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? सर मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा सर, M&M। नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा बाइंग बन नहीं रही सर। महिंद्रा एंड महिंद्रा में फील्ड ब्रेकआउट है 3200 ऑड लेवल्स पे, और इसका पहला ही टारगेट जो लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट जो बड़ी तेजी से अचीव होता है वो होता है 2430 रुपए पे। तो 2430 तक तो मेरे को लग नहीं रहा कोई रिकवरी आएगी। कल थोड़ा सा रिकवर हुआ था तो एक बार उम्मीद जगी थी, लेकिन आज जिस हिसाब से नीचे आया है और कल का लो भी तोड़ दिया है, लग नहीं रहा कि 2430 के पहले ये स्टॉक में कोई बाउंस बैक भी आते हुए दिखेगा। 2430 से बाउंस बैक अगर सस्टेन नहीं किया और नेक्स्ट लेग में 2430 तोड़ा तो फिर काफी डाउनसाइड के लेवल्स मिलेंगे। फिर ये टाटा मोटर्स को रेप्लिकेट करता हुआ दिखेगा। जैसे टाटा मोटर्स में 1065 से फील्ड ब्रेकआउट पे पहला टारगेट था 921, लेकिन 921 को कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला, और फिर सीधा सीधा चौथा टारगेट 659 का था, उसको टेस्ट करने आ गया। तो वही लेवल 2430 का है, अगर वो नहीं होल्ड हुआ तो फिर बड़ी डाउनसाइड खुलेगी। फिलहाल 2430 आ रहा है। जी, मंताहन शाह जी पूछ रहे हैं लार्सन में सर एंट्री का कोई लेवल है क्या, कर लें क्या? देखिए, LNT यहाँ पे आप ले सकते हैं, ऑलमोस्ट बॉक्स लो पे ये वापस आ गया, बॉक्स आएगा ब्रेकआउट फेल करके। 3150 एक आइडियल लेवल हो जाएगा, वहां पे लोएस्ट रिस्क एंट्री मिलेगी। तो 25% क्वांटिटी यहाँ ले लीजिए, 75% क्वांटिटी 3150 पे ले लीजिएगा अगर आता है तो, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से करेक्शन आ रहा है आ भी सकता है। तो 3150 पे बाकी क्वांटिटी भी ले लीजिएगा, और उसके बाद फिर होल्ड कर सकते हैं धीरे धीरे करके, 3869 तक ही आएगा। ठीक है। राजीव शर्मा जी पूछ रहे हैं सर LIC हाउसिंग फाइनेंस 6 महीने के लिए ले लें क्या? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। LIC हाउसिंग सर। ये भी सर स्टॉक पिटा हुआ है, इसमें भी नॉन स्टॉप पिटाई हुई है। पिछले बजट से नीचे आ गया है 160 दिन में 36%। तो ऊपर में 606 रुपए तक पुल बैक दे सकता है, बट ये पुल बैक के लिए बाई नहीं करना है तो रखे रहिए, 606 पे निकल जाइएगा। नेक्स्ट लेग में जब ये 537 तोड़ेगा तो नीचे में 410 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये पुल बैक केवल फंसे हुए लॉन्ग्स के निकलने के लिए है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं ममता सिंह जी, उन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है। भारत बिजली, अंशुल जी 154 शेयर हैं इनके पास 3328 रुपए के, सर क्या करना चाहिए इनको? सर ये काउंटर भी देखिए ट्रेडर फ्रेंजी रहा है और 5600 पे बाइंग क्लाइमेक्स किया है, और मेरे को बहुत अच्छे से याद है ये आपके शो पे ही डिस्कस हुआ था जब इसमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आ रहा था 4700 पे। तब से हम दो टारगेट दिए थे, 3042 का और 2357 का। 3042 पे ना कोई रेस्पेक्ट मिला ना कोई बाउंस बैक आया, हल्का सा 1-1.5 दिन का बाउंस बैक था, बट उसके बाद नया लो बन गया है। तो अब ये 2357 के पहले तो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, और 2357 भी शायद ये प्रोटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि अब इस नीचे के डाउन लेग में वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है सेलिंग कैंडल्स पे। जी, एक सवाल है निकुंज जी का, वो पूछ रहे हैं रेल टेल पर सर 500 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए रेलटेल में 332 तक अगर बाउंस आता है तो निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें 299.50 का टारगेट अचीव हुआ है, और अब जब 299 तोड़ेगा तो 249 और 200 रुपए 35 पैसे का टारगेट मिलेगा। और हाई लाइकली है कि अब ये 6 महीने लगाए चाहे एक साल लगाए, 200 रुपए 35 पैसे का टारगेट ये टेस्ट करने नीचे आएगा। मोर देन 95% इसके चांसेस डेवलप हो गए हैं।
एक्चुअली बहुत ही ऊपर के प्राइस के लिए हुए हैं ये तो। बिल्कुल मुझे इन्होंने क्वांटिटी नहीं लिखी, वरना तो पता लग जाता कि लॉस कितना हुआ है। सर लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 500 की चीज़ 300 तो वैसे ही आ चुकी है, 40% तो लॉस हो चुका है। अभी और नीचे लग रहा है तो यही चीज मेरे दिमाग में ना आए, इसलिए मैं हर हफ्ते शनिवार को 5 मिनट एचईजी का चार्ट निहारता हूँ कि 80-90% गिरने के बाद 2018 से 2025 आ गया है, वो स्टॉक नहीं चला है। यही थॉट ना आए इसलिए मैं ये चार्ट बार बार देखता रहता हूँ। बिल्कुल अंशुल जी से जीत नहीं सकते आप, कितना भी उन्हें प्रलोभन दे लो, कुछ भी बता दो, लोगों के इमोशंस बता दो, लेकिन ठीक बात है, शेयर मार्केट इमोशन से नहीं चलता। शेयर मार्केट तो अपनी ही चाल चलता है, और जो इमोशन उसमें लगाएंगे उनका इमोशनल ब्रेकडाउन कभी भी मार्केट कर देता है। पंकज मित्रा जी पूछ रहे हैं एसबीआई है सर, प्राइस 765 का है, एक्मुलेट कर सकते हैं क्या 1 साल के विजन के लिए? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक। सर बैंकों में स्टेट बैंक, अगर पीएसयू बैंक आप मुझसे पूछेंगे तो इकलौती चॉइस ही बचती है स्टेट बैंक। उसमें नीचे 707 का टारगेट जो था वो अचीव हो गया है, इसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 707 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो एक बार बाई कर लीजिए। ऊपर में 760 तक के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन ये वही बाई करेगा जो 707 का स्टॉप लॉस लगा के उतनी रिस्क ले सकता है। नहीं तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में चले जाइए, एक्सिस बैंक हो गया, वो बहुत पिटा हुआ है, चल रहा है। इंडसइंड बैंक में बाउंस बैक मिल सकता है। स्ट्रेंथ प्ले करना है तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। तो एक्सिस या आईसीआईसीआई में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर एसबीआई ही लेना है तो 707 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 760 टूटने के बाद 590 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये सीधा सीधा 590 आ जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं विशाल पटेल साहब, बड़ा अच्छा, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बोला सर हम गुजरात से काशी, राम मंदिर, उज्जैन कुंभ सब जाके आए हैं, बहुत अच्छा आयोजन है, सब कुछ बड़ा काम का, बड़ा अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छी बात है सर कि सब कुछ आपको आयोजन अच्छा लगा। और ठीक है, भीड़ तो पार्ट है, लेकिन आप जिस मंतव्य से गए थे वो पूरा होना चाहिए, वो पूरा हुआ आपका, ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल लेते हैं सुशील जी का, पटेल इंजीनियरिंग, इनके पास हैं सर कुछ शेयर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू दे दीजिए प्लीज। सर एक बार रिपीट पटेल इंजीनियरिंग सर, पटेल इंजीनियरिंग चल रहा है तो नंबर दिए मैं दे दो। सर 42 का इसका टारगेट था, 42 से बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर में 48-49 तक जा सकता है। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर मैं इसको रिव्यू करूंगा। अगर 48 नहीं निकला तो फिर ये 42 तोड़ने वापस नीचे आएगा। तो अभी मैं 50-50 हूँ, इंडिसाइसिव हूँ। 48 के आसपास प्राइस एक्शन में वॉच करूंगा कि रिवर्सल का बन रहा है या कंटिन्यूएशन का बन रहा है। तो 48 आ रहा है, वहां पे दोबारा सवाल पूछेगा। ठीक है। गुंजन जी पूछ रही हैं कि सर हुंडई में क्या करें, 1950 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने। सर हुंडई में प्रीवियसली वॉल्यूम काफी अच्छा आया है, 1618 से जो रिकवरी आई है, बट फिर वही 1922 का लेवल ये नहीं निकाल पाया है। अगर किसी को फ्रेश बाई करना है टेक्निकली तो 1922 निकलने के बाद ही बाई करना चाहिए। मोस्ट लाइकली ये पुल बैक जो था ये रिटेल को ट्रैप करने के लिए था। ये स्टॉक हाई लाइकली है कि नया लो बनाएगा, करीब करीब 1600 का जो लो बना है उसको तोड़ के 1400 1450 के आसपास आएगा। जिस हिसाब से आज सेलिंग आ रही है, अगर इसमें वॉल्यूम होता तो मैं आज 100% कंफर्म होता कि निकल जाइए, नीचे आ रहा है। तो वॉल्यूम दोनों साइड में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए या तो नीचे में 1760 टूटे तो सेल कंफर्म हो जाएगा, या 1922 टूटे तो बाई कंफर्म हो जाएगा। मेरा बायस स्टॉक में नेगेटिव है।